दोस्तों, भारत के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा साकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ जमीन पर फैला हुआ दूर से ही चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक छाए हुए हैं। द इम्पेरियल पंकज के चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली यह खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वह भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 12 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का यह अनमोल मकबरा तकरीबन $1 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल एम्पायर आर्किटेक्चर ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनको दुनिया के टॉप इंजीनियर आज भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो यह काफी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली यह कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मॉडर्न आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके विरुद्ध चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि यह बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन इमारतों में आप देख सकते हो। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और बड़ा रीजन था खतरनाक अर्थक्वेक में अगर यह मीनार गिरे भी तो यह बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक भी आंच न आने दे। लेकिन आखिर वो क्या बात थी कि इसको बनाने वाले किसी भी हाल में एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वह कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही हुआ नहीं करती थी तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, यह सब और इससे भी ज्यादा जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यह मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 ईस्वी में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुगल एम्पायर का होल्डर हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। मोहम्मद खुरम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा प्यारा बेटा था, और इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुरम का होता उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुरम की शादी अपने ही एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुरम को पहले ही दिन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त यह किसी को नहीं मालूम था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह खुश होकर उनको शाहजहां के नाम से नवाज दिया, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं, जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज को ही किया करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले ही मुगल एम्पायर के खासा फेमस हो चुका था, और जो शाहजहां का चहेता बेटा भी था, सन 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शाहजहां की गद्दी संभाल ली। पूरे मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगल सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करते थे, जबकि मुमताज पीछे से सलाह शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशियां जल्द
ही मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल उतरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा और अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन जहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज जो शाहजहां के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 को वह ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का यह जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। यह खबर जो शहंशाह पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे प्रिय बीबी इस दुनिया से चल बसी थी। कहा जाता है कि इसकी परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही कोई परफ्यूम लगाया। मुमताज ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वह चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत को और पूरी जिंदगी वक्त करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने को 6 महीने बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। कारीगरों के कारीगर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी और इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल था। रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर या कुएं तब तक खोजते रहते जब तक सख्त जमीन नजर नहीं आती थी। इनको पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर ऊपर से पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों का एक बहुत बड़ी फौज की भी इस्तेमाल की गई। मुगल इंजीनियर्स की यह ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नर्म जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया। जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शान और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बे की गई। यह सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत पैसा भी बहाया जा रहा था। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शहंशाह को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस उनको यह काम हर कीमत पर कंप्लीट कराना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। यह संगे मरमर आगरा से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया था क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक का दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरे मकराना मार्बल को ही रिजर्व कर लिया, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक किसी को भी यहाँ मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का यह खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से ही देखकर लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी ही आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 4 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए उनके पास सिर्फ पत्थर का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटरा डोरा जानकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटरा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी एहतियात और बारीकी से कीमती पत्थर को शेप के हिसाब से पत्थर में तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पे इस्तेमाल होने
वाला ग्लू कोई आम ग्लू नहीं था। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि यह सीरा और लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी थी कि यह दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूरज के निकलने से पहले यह बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त यह पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर आया करते थे। यह ताजमहल की एक ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का यह महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 3-4 सालों से इस गद्दी पर राज कर रहे थे, उनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई थी, और वह थी कि जिस कमरे में उनको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वह ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से मिलने का वक्त आ चुका था और उनको भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और भरपूर शेयर करना, और मिलते हैं अगली एक और ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में।